पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज हमने ये प्रेस वार्ता एक विशेष कारण से बुलाई है। मेरे साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रभारी श्री राजेश शर्मा जी हैं और असम ऑन माय लेफ्ट इज असम के स्टेट प्रेसिडेंट श्री भवेन चौधरी जी। ये प्रेस वार्ता आज इसलिए बुलाई है क्योंकि चुनाव आयोग ने असम में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एक डीलिमिटेशन का मसौदा प्रकाशित किया है। उस ड्राफ्ट डीलिमिटेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि ना ही उसमें असम की बढ़ती हुई जनसंख्या को ख्याल में रखा गया है और ना ही वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन को। इस बारे में आगे राजेश शर्मा जी आपको ब्रीफ करेंगे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथियों, 20 जून 2023 को चुनाव आयोग ने असम के डिलिमिटेशन की एक मसौदा प्रकाशित किया, एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया और उस मसौदे में जिस तरीके से विधानसभाओं का और लोकसभाओं का सीमा निर्धारण किया गया है वो काफ़ी विसंगतिपूर्ण है। उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जनसंख्या की जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। विभिन्न जाति जनगोष्ठी उनके जो अधिकार हैं सीमांकन में, सीमा के निर्धारण में, उसका ध्यान नहीं रखा गया। असम में पहला डिलिमिटेशन 1976 में हुआ जो 1971 की जनगणना के आधार पर था। उस वक्त असम की जनसंख्या 1,46,00,000 थी। उसके बाद 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, 2021 में जनगणना नहीं हुई किन्हीं कारणों से। लेकिन चुनाव आयोग ने इस परिसीमन के लिए, इस डिलिमिटेशन के लिए जो जनगणना आधार के रूप में लिए है वो 2001 की जनगणना है और 2023 में, आज हम 2023 में हैं, आज असम की जनसंख्या 3,60,00,000 के लगभग है। और जिस वक्त 1976 में सीमा निर्धारण हुई उस वक्त 1,46,00,000 थी। तो लगभग 2.5 गुना जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी असम में जो विधानसभा की सीटें रखी गई हैं वो उतनी 126 ही हैं। जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 ही हैं। सिर्फ विधानसभाओं की बाउंड्री को बदलने के लिए, लोकसभाओं की बाउंड्री को बदलने के लिए इस तरीके का सीमा निर्धारण करना हमें गलत प्रतीत होता है। हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सीमा निर्धारण हुई, डिलिमिटेशन हुआ, वो भी 2011 की जनगणना के आधार पर हुई। किसी भी राज्य में जब सीमा निर्धारण की जाती है विधानसभा लोकसभाओं की तो वो नवीनतम जो जनगणना उपलब्ध होती है उसके आधार पर होती है। तो 2001 की जनगणना के आधार पर इस सीमांकन करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। देश इस तरीके के जो परिसीमन होते हैं इनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और जो भौगोलिक जो स्थिति है निर्वाचन क्षेत्रों की उसके ऊपर निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन इस केस में, असम के मामले में, ना तो बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखा गया, ना डेमोग्राफी को ध्यान में रखा गया है और ना भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। 27 दिसंबर 2022 को जब चुनाव आयोग ने असम की डिलिमिटेशन के लिए एक घोषणा की थी उसमें उन्होंने कहा था, द कमीशन विल डिजाइन एंड फाइनलाइज इट्स गाइडेंस एंड मेथोडोलॉजी फॉर द पर्पस of delimiting the constituencies. During the delimitation exercise, the Commission will keep in mind the physical features, existing boundaries and administrative units, facility of communication, public convenience, and as far as practicable, the constituencies will be kept
ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट। लेकिन किन कारणों से चुनाव आयोग अपने ही इस दिशा निर्देश का कहीं ना कहीं उन्होंने पालन नहीं किया, और कुछ केस में ऐसे भी हुए हैं कि एक ही गांव पंचायत को कई कई विधानसभाओं में बांट दिया गया। कुछ क्षेत्र में तो ऐसा हुआ है कि एक गांव पंचायत को उस 150 किलोमीटर दूर की गांव पंचायत को उठाकर और किसी दूसरी विधानसभा में डाल दिया। असम में आज के दिन अगर हम कहें तो शिवसागर जिले में विधानसभाएं कम कर दी गई। नवबैसा नाम की एक विधानसभा है, उसको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग विधानसभाओं में मिला दिया गया। शिवसागर जिले में आमगुड़ी नाम की विधानसभा है, उसको ख़त्म कर दिया गया। डिब्रूगढ़ जिले में लाहौल नाम की विधानसभा है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसी तरीके से जैसे बराक वैली है, बराक वैली में पहले 15 विधानसभाएं होती थी। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद बराक वैली में अब 2 विधानसभाएं कम करके 13 विधानसभाएं कर दी गई है। ये वहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन है, और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। एक गांव पंचायत को 100-150 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट एरिया से विधानसभाओं को कैसे चलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एक और विशेष बात है कि 2026 में जब पूरे देश में ही डिलिमिटेशन होना है, तो इस वक्त क्यों हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि असम का डिलिमिटेशन अभी किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या जल्दबाजी है, क्यों इस तरीके का भेदभावपूर्ण ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है, क्यों जाति जनगोष्ठियों के बारे में ध्यान नहीं रखा गया। अलग अलग जाति जनगोष्ठी से परिपूर्ण भरे हुए असम में अलग अलग सभी के अधिकारों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अहोम जनजाति है, उसी तरीके से चाय बागान के आदिवासी हैं, उसी तरीके से मोरान है, मटक है, बोडो है, राभा है, मिसिंग है। सभी जाति जनगोष्ठियों के अधिकार की रक्षा के लिए इस तरीके से सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए कि ताकि सभी को जन प्रतिनिधित्व मिले, सभी को प्रतिनिधित्व मिले। उसकी इस मसौदे में कमी दिखाई पड़ती है। इसके बारे में हमने पहले भी चुनाव आयोग को लिखा था, आज भी हम चुनाव आयोग को एक पत्र के जरिए सारी कमियां हमने उनको देकर आए हैं चुनाव आयोग को। और आने वाले दिनों में असम में इसके ऊपर एक, आज जो इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि इसके ऊपर एक पब्लिक हियरिंग होगी, उसमें भी हम अपना ये मामले रखेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसको इस तरीके से ना करके या तो पूरे देश के साथ करे 2026 में जब हो, और या फिर इन जो सारी कमियां हैं इनको ठीक करके सारी जाति जनगोष्ठियों के अधिकार को सुनिश्चित करें। बराक वैली को भी प्रॉपर दे कि इतनी सीटें होनी चाहिए। 15 सीटें थी, जो जनसंख्या के अनुपात में जितनी बढ़नी चाहिए उतनी सीटें बढ़ाएं। उसी तरीके से अपर असम में भी जो है अहोम कम्युनिटी की जो सीटें कम हो गई शिवसागर जिले में, उसको भी ठीक करें। चाहे जनजाति की सीटें चली गई, उनको ठीक करें। तो यही है मूल मुद्दा। और कहीं ना कहीं असम की, पूरे असम में आज के दिन आंदोलन हो रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। पूरे असम में विरोध हो रहा है। बराक वैली में विरोध हो रहा है, शिवसागर में विरोध हो रहा है, आमगुड़ी में विरोध हो रहा है, लाहौल में विरोध हो रहा है, उसी तरीके से सरभोग में विरोध हो रहा है। तो ये जो विरोध हो रहा है, इनको गहराई से सरकार सुने, इसको गहराई से चुनाव आयोग सुने और इनका संज्ञान लेकर एक सही अच्छा मसौदा लेकर आए। लेकिन अभी ड्राफ्ट है, इस पे तो सुझाव मांगा गया अभी, तो अभी आप लोग जो सवाल कर रहे हैं जब तक फाइनल ना रहे। देखिए, अभी ये ड्राफ्ट है, लेकिन जिस तरीके का प्रचार वहाँ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके कैबिनेट के लोग वहाँ कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट जो है यही फाइनल है, और इसी के ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का हस्तक्षेप है। इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को दिया है। हम यही चाहते हैं कि जो सुनवाई प्रॉपर हो, और जो बातें आज नेशनल मीडिया में नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं है,
इसलिए आज हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इस बातों को पूरी देश को बताना चाहते हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रियंका जी, राहुल गांधी पे जो फैसला आया है उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, लगातार सरकार अनप्रोडक्टिव कामों में व्यस्त रखना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला हुआ है, तो सारी महिलाएं आहत हो सकती हैं। बट खैर, अब ये मामला कोर्ट में है। अब जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो फिलहाल आप समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पे राहुल गांधी? गलत तो है ही, बहुत हार्श पनिशमेंट तो था ही, ये तो हमने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था। तो बट ये मुद्दों से भटकाने वाली अनप्रोडक्टिव राजनीति बंद होनी चाहिए देश में। बाबा बागेश्वर 2 दिन से दिल्ली में है। कल उनका एक बयान आया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो फ्री की चीज़ें हैं वो आगे जाके घातक हो सकती हैं दिल्ली वालों। तो इस पर जो बीजेपी है वो कह रही है कि ये केजरीवाल सरकार का तंज था बाबा का। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम एक ईमानदार सरकार हैं जो अपनी जेबें ना भर के जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा हम अपनी जनता पर खर्चेंगे। इनको वो जो मर्जी बुलाते रहे, फ्री भी बुलाएं, रेवड़ी बुलाएं, उनके रेवड़े से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। जहां पर करीब 20 लाख करोड़ पिछले 5 से 7 सालों में प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों पे वेव ऑफ कर दिया, खर्च दिया। तो हम तो ये रेवड़ियां अपनी जनता को बांटते ही रहेंगे। लेकिन एक बाबा ये कह रहे हैं, उस पर आप कुछ कमेंट करिए। ठीक है, सब डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी ओपिनियन है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम जनता के पैसों से कलेक्टेड टैक्स को जनता के ऊपर हमेशा खर्चते रहेंगे। अध्यादेश को लेकर इनका क्या मानना है अभी, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक होनी है। अध्यादेश को लेकर आपने ये बयान दिया हुआ है कि कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे, लेकिन सवाल फिलहाल ये है कि क्या आप इस विपक्षी दल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं आम आदमी पार्टी? ये तो टॉप लीडरशिप ही बताएगी। और जहाँ तक अध्यादेश का सवाल है, इसमें हमारा स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर है कि जब इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसको सेमीफाइनल माना जाएगा। साथ ही अब तो हम कोर्ट भी जा चुके हैं और ये अध्यादेश अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भाजपा को भी पता है। इसका इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं कि जब उन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकाला उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रिव्यू में गए, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं है अपनी ऑर्डिनेंस पे, तभी तो उनको जजमेंट का रिव्यू डालना पड़ा।